हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू एनालिसिस। हमारा पहला खबर है हिंदू में, सॉइल सखीज द वुमेन बूस्टिंग क्रॉप यील्ड्स इन महाराष्ट्रा's ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट। अब इस न्यूज़ में जो सबसे मेन बात है वो है सॉइल सखी। यही एग्ज़ाम रिलेवेंट है और यही इम्पॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। सॉइल सखी ऑफन ऑपरेटिंग अंडर द ब्रॉडर कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम KSCP, एक स्कीम है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, उसी के अंदर ये सॉइल सखी नाम की एक सब स्कीम है। ये क्या है? इज़ अ स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफ रूरल वुमेन ट्रेन्ड एज कम्युनिटी लेवल सॉइल हेल्थ चैम्पियन aimed at transforming agricultural practices in India. They are practicing farmers who have been trained to guide fellow farmers on sustainable technology driven soil management. ये एक प्रैक्टिसिंग फार्मर्स होती हैं, महिलाएं हैं जो कि कम्युनिटी लेवल सामुदायिक लेवल पे जाकर के सॉइल के हेल्थ के बारे में ये ट्रेंड होती हैं और सॉइल के हेल्थ के बारे में किसानों को समझाती हैं और उनके बेटरमेंट के लिए काम करती हैं। इसके की फैक्ट्स हम देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका वो हम समझेंगे। द इनिशिएटिव इज़ पार्ट ऑफ ब्रॉडर, ठीक, ये हमने देख लिया कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम का ये एक पार्ट है। ये लॉन्च हुआ था MOU के द्वारा 30/8/2023 को। ये MOU हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में। दो मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनके बीच में ये MOU हुआ था 30/8/2023 को। अलाइनमेंट हम इसका समझेंगे। इट अलाइंस विद लखपति दीदी प्रोग्राम एमिंग टू क्रिएट 3 करोड़ लखपति दीदीज एंड द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और एक स्कीम है लखपति दीदी। ये उन दोनों के साथ अलाइन होता है। लखपति दीदी का एम क्या है? 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाने का एम है, ठीक। अब टारगेट इसका है, द इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेन एंड सर्टिफाई 70,000 कृषि सखीज इन अ फेज्ड मैनर विद 34,000 प्लस ऑलरेडी सर्टिफाइड एज ऑफ जून 2024। इसका एम है कि 70,000 कृषि सखी को बनाया जाए फेज मैनर में, जबकि करंट में 34,000 प्लस सर्टिफाइड हैं जून 2024 के डाटा के अनुसार। इम्प्लीमेंटेशन एरिया इसका है 12 स्टेट्स, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। ऊपर न्यूज़ महाराष्ट्र की ही दी हुई है। एम्पावरमेंट मॉडल पे ये काम करता है। ये जो महिलाएं हैं ये अक्सर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं गांव में, SHGs, उनमें ट्रेंड होती हैं मैनेज के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के द्वारा ट्रेन की जाती हैं। और किसके द्वारा ट्रेन की जाती हैं? कि KVK कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये ट्रेन की जाती हैं। मिनिस्ट्री हो गई इसकी एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, MORD। और कोर पर्पस है ट्रेनिंग रूरल वुमेन टू एक्ट एज पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स टू टेस्ट सॉइल एंड प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। सॉइल को टेस्ट करने और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने में इन महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। और 56 दिन का इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा मैनेज और KVKs में। अब हमारा अगला न्यूज़ है, जन विश्वास 2.0 इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस। अब हम देखेंगे कि जन विश्वास है क्या, जन विश्वास 2.0 क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब जो द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 कॉमनली रिफर्ड एज जन विश्वास 2.0 इज़ अ मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू डिक्रिमिनलाइज माइनर टेक्निकल एंड प्रोसीजरल ऑफेंसेस। अब देखिए, जो ये जन विश्वास बिल है ये एक मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के रूप में ये आया हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। ये डिक्रिमिनलाइज करेगा छोटे टेक्निकल और प्रोसीजरल ऑफेंसेस को, ठीक। बिल्डिंग ऑन द 2023, जैसे 2023 में ये आया था। दिस रिफॉर्म शिफ्ट्स इंडियाज रेगुलेटरी फिलॉसफी फ्रॉम अ प्यूनिटिव मॉडल टू वन बेस्ड ऑन ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस। जैसा कि जन विश्वास नाम ही है, तो ये ट्रस्ट बेस्ड काम इसमें किया जाएगा। इस बिल के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास लाया जाएगा, लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में, इस तरह की चीज़ों में। कोर ऑब्जेक्टिव इसका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होगा? रिड्यूसेस द फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स बाय रिमूविंग जेल टर्म्स फॉर माइनर बिजनेस रिलेटेड। क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं फल फूल पाती है, उसके पीछे कारण है कि छोटे छोटे जो गलतियां होती हैं एक बिजनेसमैन से शुरुआत में, उसकी नासमझी के कारण या और किसी चीज़ के कारण, उसके प्रति बहुत ज़्यादा कड़े स्ट्रिक्ट कानून हैं।
तो उनको जो है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, मतलब कि कानून को थोड़ा कम करेंगे। ईज ऑफ लिविंग है, सिंप्लीफाइज रूटीन इंटरैक्शंस फॉर सिटीजन्स बाय रिमूविंग क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर ट्रिवियल सिविक वायलेशन। सिविक वायलेशन क्या होते हैं? नागरिक वायलेशन, छोटे अपराध जो हैं, छोटे वायलेशन जो होते हैं, उनमें जो जनता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श स्टेप नहीं लिया जाएगा। इससे ईज ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। जुडिशियल डीक्लॉगिंग होगा। जुडिशियल डीक्लॉगिंग मतलब कि अभी जुडिशरी में बहुत फाइलें लटकी हुई हैं, जल्दी समाधान नहीं होता है, तो उसके लिए ये एक डीक्लॉग का काम करेगा, मतलब रुकी हुई अटकी हुई फाइलें, अटके हुए केस आगे बढ़ जाएंगे। इसको हम देखेंगे। शिफ्ट ओवर 1000 माइनर ऑफेंसेस आउट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पेंडिंग केसेस एस्टिमेटेड एट ओवर 3.6 करोड़ इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। मतलब जो लगभग 3.6 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केसेस हैं, उनको लगभग 1000 जो छोटे अपराध हैं उनमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कम किया जाएगा, ताकि जो केसेस का बर्डन है पेंडिंग केसेस का वो कम हो सके। हमारा जो अगला न्यूज़ है वो एक छोटा सा न्यूज़ है इकोनॉमी के लिए। विमेन बोरोवर्स शेयर ऑफ इंडियाज़ टोटल क्रेडिट इन 2025। जो टोटल क्रेडिट बांटा गया है बैंक्स के द्वारा, उसमें विमेन का क्या रोल है उस पर ये बता रहा है आर्टिकल। लगभग 26% जो सारे बोरोवर्स हैं, सारे जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं, उनमें 26% महिलाएं हैं। वेन बोरोवर्स इन इंडिया होल्ड अ क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ 76 लाख करोड़ एज ऑफ 2025। जो विमेन बोरोवर हैं उनका जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है भारत में वो लगभग 76 लाख करोड़ तक पहुंच गया है 2025 के डाटा के कारण। नीति आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। It said that between December 2017 and 2025, the credit active women borrowers registered a compounded annual growth rate of 9.9%। मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ क्या है? हर साल दर साल 9% की बढ़ोतरी देखी गई है 2017 से लेकर 2025 तक विमेन बोरोवर्स के बीच में। अब हम चलेंगे हमारे अगले न्यूज़ के ऊपर। अगला न्यूज़ है इंडिया विदड्रॉज बिड टू होस्ट क्लाइमेट समिट इन 2028। भारत ने अबू धाबी में ये कमिट किया था, ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो जो है क्लाइमेट समिट जो होता है COP उसको होस्ट करना चाहता है 2028 में, मगर अभी वो अपने इस प्रस्ताव को खींच लिया है भारत ने। अब हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। It is an annual summit where world leaders, negotiators and observers meet to review and implement global climate action agreements like Paris Agreement। ये एक तरह की मीटिंग होती है बहुत सारे देशों की जो इसके पार्ट होते हैं, और जो COP है वो इटसेल्फ पार्ट है UNFCCC का, और यहाँ पे ये एनुअल समिट होती है, सालीना इसमें समिट किया जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स, नेगोशिएटर्स और ऑब्जर्वर्स मिलते हैं और रिव्यू करते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर बातचीत करते हैं और कुछ क्लाइमेट एक्शन के लिए एग्रीमेंट्स भी करते हैं, जैसे कि एक एग्रीमेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। अब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? इमर्ज फ्रॉम द 1992 रियो अर्थ समिट। द इनॉग्रल मीटिंग COP1 टुक प्लेस इन बर्लिन। पहला जो COP1 हुआ था वो बर्लिन में 1995 में हुआ था, और ये 1992 के रियो अर्थ समिट से शुरुआत इसकी हुई है। कंपोजिशन है इसमें 198 पार्टीज जो है इसमें मेंबर हैं, जिसमें से 197 नेशंस प्लस द यूरोपियन यूनियन है, मतलब 197 तो नेशंस हैं सेपरेट। फिर यूरोपियन यूनियन है, मतलब यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश होते हैं। डिसीजन मेकिंग ऑपरेट्स प्राइमरली ऑन कॉन्सेंसस मॉडल। ठीक। लीडरशिप द प्रेसिडेंसी एंड होस्टिंग राइट्स रूटेड एनुअली अमंग 5 UN रीजनल ग्रुप। मतलब कि 5 UN के रीजनल ग्रुप है, क्षेत्रीय ग्रुप हैं, उन्हीं के बीच में होस्टिंग और प्रेसिडेंटी घूमती रहती है, हमेशा उन्हीं के बीच में होता रहता है। इम्पॉर्टेंट कुछ COP हम देखेंगे। COP3 क्योटो 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल इसमें जो है वो लागू किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। इसका मकसद क्या था? एमिशन रिडक्शन होना चाहिए टारगेटेड डेवलप्ड कंट्रीज में। COP21 है जो कि पेरिस 2015 में हुआ था। क्रिएटेड द पेरिस एग्रीमेंट को इसने क्रिएट किया टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना चाहिए, प्रेफरेबली लगभग, मतलब जो हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, थ्रू नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन NDCs के माध्यम से। ठीक। COP26 ग्लासगो में हुआ था 2021 में।
इसको इस कॉप से जो निकला है उसका नाम है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ठीक, ये पहला यूएन का क्लाइमेट एग्रीमेंट है जो कि एक्सप्लिसिटली यह मेंशन करता है कि कोल यूजेस को कम करना होगा। कॉप 27 इसके है, इसका आयोजन हुआ था शर्म एल शेख 2022 में। इस्टेब्लिश हुआ था ये लॉस एंड डैमेज फंड के लिए, ठीक, लॉस एंड डैमेज फंड के लिए, टू असिस्ट वल्नरेबल नेशंस अफेक्टेड बाई क्लाइमेट डिजास्टर्स। जो ऐसे नेशंस हैं जो कि क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से ही सफ़र कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए। कॉप 28 जो है वो दुबई में हुआ था 2023 में। इसमें ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ था, मतलब GST जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कॉलिंग फॉर अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम। मतलब एक और ट्रांजिशन हो जाए ताकि सब लोग फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड हो जाए एनर्जी सिस्टम के लिए, ताकि जो प्रदूषण है वो और कम हो सके। कॉप 29 है, बाकू में हो रहा है। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में है बाकू। टर्म द फाइनेंस कॉप, इसको फाइनेंस कॉप के रूप में जाना जाता है। इट सेट द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक, इसने जो है सेट किया था टू ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग नेशंस टू 300 बिलियन एनुअली बाय 2035। मतलब कि फंड इकट्ठा करने का है इसमें, जो कि $300 बिलियन के एनुअली हो जाने चाहिए 2035 तक। कॉप 30 जो हुआ था वो बालेम में हुआ था 2025 में। नोन एज द फॉरेस्ट COP, इसको फॉरेस्ट COP के नाम से जाना जाएगा। इट अडॉप्टेड द बेलिम पैकेज, बेलिम पैकेज को अडॉप्ट किया। ट्रिपल अडॉप्शन फाइनेंस जो है 2035 तक। एंड लॉन्च द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TFF की लॉन्चिंग हुई थी इसमें। अब इंडिया का इसमें क्या है स्टेक, वो है इंडियाज पंचामृत कमिटमेंट्स। टारगेट जो रखा है इसका 2030, जो इंडिया का कमिटमेंट है उसका नाम है पंचामृत। ये अनाउंस हुआ था कॉप 26 में और अपडेटेड किया था भारत ने अपने NDCs को। इंडिया हैज़ 5 कोर क्लाइमेट टारगेट्स। पहला है नॉन फॉसिल कैपेसिटी, रीच 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को भारत पहुंचाना चाहता है। रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि जो 50% एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरी हो हमारे देश की। कार्बन रिडक्शन है, रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स। मतलब कार्बन जो रिडक्शन होना चाहिए वो कम कर दिया जाए, 1 बिलियन टन्स के कम करना चाहिए इसको। एमिशन इंटेंसिटी क्या है इसकी? रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 45% फ्रॉम 2005 लेवल्स। नेट जीरो, अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ये हो गया कॉप के बारे में। अब हमारा जो अगला खबर है वो है MPC फैक्टर्स इन सीज फायर टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड। ठीक, MPC ने जो है सीज फायर के फैक्टर्स को देखते हुए रेपो रेट को चेंज नहीं किया है, जो था वही रह गया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, जो कि हेडलाइन में दिया हुआ है संभवतः, हाँ दिया हुआ है, ठीक। A 6-member statutory body, 3 from RBI, 3 nominated by the government, formed under the RBI Act 1934 to fix the benchmark interest rate। ये 6 मेंबर की कमेटी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक, जिसमें 3 RBIs होते हैं और 3 गवर्नमेंट द्वारा नामित होते हैं। इसको बनाया गया था RBI Act 1934 से बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ऑब्जेक्टिव है इसका मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टारगेटिंग 4% CPI इन्फ्लेशन विथ ए ±2% ब्लेंड वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। 4% का CPI इन्फ्लेशन इसका टारगेट है कि वहाँ तक होना चाहिए, जिसमें भी ±2 का 2% प्लस भी हो सकता है, 2% माइनस भी हो सकता है। वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है। रेपो रेट जो है वो 5.25% है। द रेट एट विच, ये रेपो रेट क्या होता है? जिससे RBI लेंड मनी को लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में। रेपो रेट क्या है? RBI मनी जो है कॉमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट जो है देता है, कॉमर्शियल बैंक्स को देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। अ हायर रेपो रेट हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय मेकिंग बोरोइंग कॉस्टलियर। रेपो रेट हाई हो गया तो लोन हाई मिलेगा,
बैंक को ही लोन हाई में मिलेगा, ज़्यादा दाम में लोन, फिर बैंक जो कस्टमर से लेगी वो भी ज़्यादा दाम में मिलेगा। तो इससे महंगाई कंट्रोल होती है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे कम पहुंचते हैं। रिवर्स रेपो रेट है जो कि 3.35% है, द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में जो एक्सेस मनी रहता है NDTL के बाद से, उसको RBI रखती है। कुछ पार्ट बैंक अपने पास रखता है, कुछ पार्ट RBI रखती है, तो वही RBI बोरो करती है वो मनी को। इट हेल्प्स द RBI absorb excess liquidity from the banking system। ये RBI को हेल्प करता है एक्सेस लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम से खींच लेने को। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट है 5.50%, द रेट एट विच RBI इज रेडी टू बाई और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। ठीक, बैंक रेट क्या है? ये वो रेट है जिसपे RBI रेडी होती है कुछ खरीदने के लिए या डिस्काउंट करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज पे या फिर किसी अदर कमर्शियल पेपर्स पे। रेपो रेट के जैसे ना हो करके इट डज नॉट इन्वॉल्व अ रीपरचेसमेंट एग्रीमेंट और कोलेट्रल। अब रीपरचेज अग्रीमेंट होता है, कोलेट्रल होता है। ठीक, रेपो रेट में ये नहीं होता है। अब अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF रेट 5.50%। A penal rate at which banks can borrow overnight funds from the RBI dipping into their statutory liquid ratio। ठीक, ये पर्सनल रेट होता है जिससे बैंक जो है ओवरनाइट पैसा बोरो कर सकते हैं RBI से। ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के माध्यम से। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF रेट है 5% का। ये अनकोलेट्रलाइज्ड फैसिलिटी है। ठीक, दैट अलाउज बैंक्स टू पार्क एक्सेस फंड्स विद द RBI एट रेट लोअर देन द रेपो रेट। रेपो रेट से कम रेट पे बैंक्स को ये अलाउ करता है जो उनके पास एक्सेस कैश है उसको वे RBI के साथ जमा कर दें। अब CRR है 3% का, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, CRR का क्या है? द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL दैट इट मस्ट कीप विद द RBI इन कैश फॉर्म। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि ये स्पेसिफिक परसेंटेज लगता है बैंक का जब आप नेट डिमांड या फिर टाइम लायबिलिटीज को देखते हैं। दैट इट मस्ट कीप विद द RBI इन कैश फॉर्म। ठीक, RBI में कैश फॉर्म में ये रहना चाहिए। NDTL क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। पूरे दिन का बैंक का शेड्यूल ये होता है, उसके पास वो पैसे आते हैं, वो जमा करता है, कुछ पैसे उसे देने पड़ते हैं। तो इन्हीं सब का जो डेली का हिसाब किताब होता है वो NDTL के अंतर्गत आता है। और CRR में बैंक्स अर्न नो इंटरेस्ट ऑन दीज रिजर्व्स। बैंक अर्न्स नो इंटरेस्ट ऑन दिस रिजर्व, बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR 18% पे है। ये वो मिनिमम परसेंट है डिपॉजिट्स का दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये मिनिमम परसेंटेज है डिपॉजिट का कि एक कमर्शियल बैंक के पास मेंटेन होना चाहिए लिक्विड एसेट जैसे कि गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। इकोनॉमिक आउटलुक देखें हम फरवरी 2026 से लेकर 2027 तक का, तो रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.9% है। CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है 4.6%। अगला हमारा न्यूज़ है, छोटा सा ही है। NTPC ने MOU साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस से। तो इस कॉन्फ्रेंस स्टेट ओन्ड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC सेड इट हैड इंक्ड ए नॉन बाइंडिंग MOU। नॉन बाइंडिंग MOU इन्होंने इंक किया, मतलब इंक्ड का मतलब है साइन किया है। ठीक, विथ फ्रेंच काउंटर पार्ट, फ्रेंच के अपने काउंटर पार्ट जिनका पद है इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया न्यूक्लियर पावर में, जो कि न्यूक्लियर पावर स्पेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ है भारत का, वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये MOU साइन किया गया है। फिजिबिलिटी एंड अप्रोच फॉर कोलैबोरेशन NTPC इज टारगेटिंग टू इंस्टीट्यूट 30 गीगावाट ऑफ नेचुरल कैपेसिटी बाय 2047। तो ये हमारे रहा आज का द हिंदू का एनालिसिस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।